अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सिंह और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया ओवरटेक्स यूके एज 5th लार्जेस्ट इकनॉमी। तो भाई काफ़ी अच्छी भाई न्यूज़ है, क्योंकि हमने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई है। तो खैर सरपरशान ने इसमें काफ़ी सारे पॉइंट और भी रखे हैं, क्योंकि वीडियो देखी है। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको पता लग गया होगा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी है कि एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2029 तक बाय 2029 इंडिया आराम से जर्मनी जापान को बीट करके तीसरे स्पॉट पे आ जाएगा। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं दुनिया में लिस्ट मेजर इकोनॉमीज की, अगेन हम यहाँ पर पीपीपी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पीपीपी हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। नॉमिनल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारी रैंक अब आ चुकी है 5th। यहाँ पे आप देखोगे यूके नीचे खिसक चुका है 6 पर, उसके बाद आप देखोगे फ्रांस है, फिर रशिया आपको दिखेगा 11 स्पॉट पे, और इंडिया के ऊपर आप अगर देखो तो यूएस नंबर 1 पे अभी के लिए है। यूएस जो अपनी रैंक है नंबर 1 की, ये इसी दशक में खो देगा। नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे आपको दिखेगा जापान। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊं, अगर इंडिया का विभाजन ना हुआ होता ना, अगर हम वैसे आज के समय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को एक कंबाइंड जीडीपी के रूप में देखें, क्योंकि अगेन वी वर वंस वन कंट्री, हमको डिवाइड किया गया था, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की इकोनॉमीज को कंबाइन करके इंडिया आराम से ना जर्मनी के भी ऊपर निकल जाता। क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी आप अगर देखो तो $400 बिलियन के आसपास है, पाकिस्तान की $350 बिलियन के आसपास। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक बहुत ही बड़ा ये घाव मिला था हिस्ट्री में। बट इस सब के बावजूद वी आर स्टिल मूविंग, और जर्मनी के पास बस कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद इंडिया ओवरटेक कर लेगा जर्मनी को 2027 में। ना एसबीआई की रिपोर्ट क्या कह रही है, बहुत कुछ यहाँ पे और आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ना देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी ओपन करने वाली है। बेसिकली क्या होगा, एक जगह होगी जहां पर वर्ल्ड क्लास दूरबीनें होंगी जिनको टूरिस्ट यूज कर पाएंगे। आप एज ए टूरिस्ट वहां पे जा सकते हैं, रात को स्टार गेजिंग कर पाओगे, दूर दराज के जो स्टार्स हैं, जो नेब्यूलास हैं, उनको आप देख पाओगे। तो आपको बताना है कि एस्ट्रो टूरिज्म के लिए, एस्ट्रो टूरिज्म कहा जाता है इसको, देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी कहां पर बनेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, लद्दाख, आसाम, तमिलनाडु या फिर गुजरात। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक करने की अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में। देखो, आप सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो रिफ्रेश कर देता हूं, 2018 में न्यूज आई थी कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है फ्रांस को एज द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए न्यूज आई थी कि हम लोग एक्चुअली यूके को भी ओवरटेक कर चुके हैं। ऑफिशियली ये हुआ नहीं था, मगर कुछ महीनों के लिए इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर दिया था। मगर फिर आया कोविड-19। अगर कोविड-19 पेंडेमिक ना आया होता ना, तो हमने 2020 में ही यूके को कर लिया था ओवरटेक। और यहां पर आप देख पाओगे, ये दिसंबर 2020 का आर्टिकल है, ब्रिटेन इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन आफ्टर लीप फ्रॉगिंग इंडिया। बीच में 2020 में इंडिया ने ओवरटेक किया था यूके को, कोविड आ गया, यूके हमसे आगे निकल गया, फिर हम 2022 में फिर से बीट कर रहे हैं यूके को। तो ये आपके सामने एक ट्रैजेक्टरी है इंडिया और यूके की इकोनॉमीज की। यहां पर आप देख पाओगे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। 1990s में ना आप देखोगे इंडिया की इकोनॉमी $500 बिलियन के आसपास भी रही थी, यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी 1 ट्रिलियन से ऊपर की थी। फिर आप देखोगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना 2007-8 का, इसने यूके की इकोनॉमी को मैसिव डैमेज पहुंचाया। यहां पर आप देख पाओगे यूके की इकोनॉमी काफी पीक पर जा चुकी थी, उसके बाद बहुत जरा गिरी आफ्टर 2007। फिर आगे आप देखोगे यूके की इकोनॉमी कभी भी ये 3 से लेकर 4 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाए, ऑलमोस्ट इन्होंने गिरना स्टार्ट कर दिया था। और फिर पेंडेमिक आया, दोनों ही गिरे, इंडिया और यूके की इकोनॉमी दोनों गिरी। और फिर हमने देखा है कि फाइनली 2022 में इंडिया ने ओवरटेक कर लिया यूके को। तो अब अगली जो ट्रैजेक्टरी होगी ना, ये आपके सामने है।
इंडिया जा रहा है सीधा 4-5 ट्रिलियन के मार्क में, और यूके को 4 ट्रिलियन में पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। उसके बाद 5 ट्रिलियन लगता नहीं है कि फॉरसीबल फ्यूचर में यूके की इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और यही सब देखकर इंडिया के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आनंद महिंद्रा साहब, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अपने आप में लॉ ऑफ कर्म है। देखो आपको पता होगा हिंदुइज्म में हम लोग बिलीव करते हैं कर्म भी, कि जो आपके कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही आपके साथ होगा लाइफ में। और जब यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को छोड़ा था तब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। देश का लिटरेसी रेट 16% के आसपास था, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये 40 के भी कम थी। बेसिकली हमारा देश बुरी हालत में था। वहां से लेकर पुल करना और यूके को ही बीट कर देना, इट इज ए ह्यूमंगस अकॉम्प्लिशमेंट। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि यूके के बड़े लीडर, इनके जो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि अगर भारत को आज़ादी मिल गई ना तो ये इंडियंस खुद को रूल नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्र वर्ड यूज़ किए कि इंडियन लीडर्स लो कैलिबर के होंगे, इंडिया डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, नेगेटिव बात बोली थी इंडिया के बारे में कि इंडिया कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मगर अब हम देख रहे हैं कि इंडिया ने ना सिर्फ यूके को बीट किया है, इवेंचुअली आप देखोगे कि इंडिया जीडीपी के मामले में कुछ सालों में यूएसए को भी बीट करेगा। ये बात ऑफ कोर्स सिर्फ मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं इन्होंने खुद एक एस्टिमेट लगाया कि इंडिया अगर 11% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है, जो चैलेंजिंग होगा, आई विल एडमिट ये बड़ा चैलेंज है, मगर हमारे सामने अब अपॉर्चुनिटी है। जिस कंट्री ने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया था एक टाइम पर, उनसे हम आगे निकल चुके हैं। अब हमारे सामने आप कह लीजिए खुला नीला आकाश है, वी कैन फ्लाई वेरेवर वी वांट। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने यह कहा था कि 11% ग्रोथ रेट अगर इंडिया की होती है तो अगले दशक में आप देखोगे बाय 2031 इंडिया आराम से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर चाइना। खैर ये तो बात करी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने। एसबीआई ने ना इस टॉपिक पर कि जी अब इंडिया का फ्यूचर क्या है, अब कहाँ जाएंगे हम, अब ये जो लिस्ट है मेजर इकोनॉमीज की, वहां पे इंडिया कहाँ पे होगा, तो इसके बारे में एसबीआई ने ये कहा है कि इंडिया लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। और बाय द वे ये रिपोर्ट अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो एसबीआई की वेबसाइट से आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, यूजुअली आपको इस पर आर्टिकल दिखेंगे, मगर जो एक्चुअल रिपोर्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, दिस इज द एक्चुअल रिपोर्ट। Now India is set to become the third largest economy by 2029। ये यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि अगर हम मान के चलते हैं, या अभी देखो जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे वो कह रहे थे कि जी 11%। एसबीआई ना थोड़ा सा और कंजर्वेटिव बात करता है। एसबीआई कहता है 11% तो नहीं कह रहा, अगर हम मान के चलते हैं कि 6 से लेकर 6.5% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, तब भी आप देखोगे कि इंडिया आराम से दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2029। और एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी मेंशन किया, अगेन जर्नी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से आपने एक माउंटेन को क्लाइंब किया है। 2014 में आप सबको याद होगा कि इंडिया की इकोनॉमी 10th स्पॉट पे थी। जी हाँ, 2014 में ना इंडिया की रैंक थी 10th इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अगले साल 2015 में हम रैंक 7 पे आए, फिर 2019 में 6ठे स्पॉट पे आए, फिर 2025 में हम आए 5th स्पॉट पे। अब प्रोजेक्शन ये है कि 2027 में आएंगे 4th स्पॉट पे, और फिर 2029 पे 3rd स्पॉट पे। और यहाँ पे देखो दुनिया की जो टोटल जीडीपी है ना, दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसका परसेंटेज हमारा कितना होगा। अभी आज के समय अगर हम देखें तो ग्लोबल जीडीपी का 24% है यूएसए के पास, करीब 20% के आसपास है चाइना के पास। इंडिया के पास जो ग्लोबल जीडीपी का परसेंटेज है ये अभी भी बहुत कम है, ये 3.5% के आसपास है। तो इसमें आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 2027 में एसबीआई मान रहा है कि इंडिया के पास ग्लोबल जीडीपी का 4% से भी ऊपर का स्टेक होगा, और ऑब्वियसली 2029 तक हमारी कोशिश होगी कि ये जो शेयर है ये 5% के आसपास पहुंच जाए। बट एक रियलिटी यहाँ पर यह भी है कि ऑल्दो हम बहुत ग्रो कर चुके होंगे, और यहाँ पर एसबीआई ने लिखा है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अभी रिसेंटली जो न्यूज आई है कि एप्पल अपना जो लेटेस्ट आईफोन है, आईफोन 14, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के साथ साथ इंडिया में भी करेगा। ये एक टेस्टमेंट है कि मेक इन इंडिया कितना सक्सेसफुल है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी है, नो डाउट अबाउट दैट। चाइना से जिस तरीके से कंपनीज बाहर निकल रही हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर थी, हिस्ट्री में देखा जाएगा कि उसका एक बहुत ही बड़ा रोल था इंडिया की इकोनॉमिक माइट में। मगर अभी भी मैं कहूँगा कि 2029 में ना दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे
ये वर्ल्ड मीडिया की प्रोजेक्शन है कि 2030 तक अगर हम देखें तो चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, नंबर 2 पे होगा यूएसए, नंबर 3 पे होगा इंडिया। तो इंडिया और यूएस की कोऑपरेशन चाइना को कंटेन करने में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 2030 में आपको पता होगा चाइना के मेजर प्लान्स हैं, इनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी भी होगी इनके हिसाब से। तो फ्यूचर में देखिए बिल्कुल बहुत सारी गुड न्यूज तो आएगी, मगर याद रखिएगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर तो हमारे पास बहुत सारी आने वाली है, मगर उसी के साथ साथ ग्लोबल स्टेज पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेरे हिसाब से देखिए इंडिया में तो अब सिरा लोग ये कह रहे हैं कि कितनी फनी बात है कि जो कंट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है उसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट ही नहीं है। दुनिया की आबादी में ऑलमोस्ट नंबर 1 ऑलरेडी इंडिया हो चुका है। जीडीपी के मामले में हम टॉप 5 पे हैं, बहुत ही जल्द टॉप 3 में आ जाएंगे। तब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का ना होना, अब देखिए यहाँ पर इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कम हो रहा है। इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो क्रेडिबिलिटी है ये लगातार कम हो रही है। और हाँ, साथ में वैसे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूके को हमने बीट तो कर दिया है, मगर जीडीपी पर कैपिटा की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी जीडीपी कितनी है, जीडीपी पर कैपिटा में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो रियल जीडीपी है देश की उसको डिवाइड कर देते हैं देश की पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा रियल जीडीपी आपके सामने आ जाएगी। तो उस मामले में अगर हम देखें ना तो उदय कोटक साहब इंडिया के, ये भी एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से ना हम अभी भी $2500 पे हैं, यूके $47,000 पे आपको मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ऑल्दो यूके का आम नागरिक इंडिया के आम नागरिक से काफ़ी ज़्यादा कमाता है, मगर यूके में महंगाई भी बिल्कुल आप कह लीजिए रिडिकुलस तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूके में रैलियां निकल रही है लोगों की, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे मत करो, क्योंकि जो बिजली के बिल है यूके में अब लाखों रुपए के आ रहे हैं, क्योंकि जब से इन्होंने रशिया के साथ संबंध खराब किए हैं, जो रशिया की गैस है इंपोर्ट करनी बंद करी है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है यूके में ये 90 से लेकर 100% बढ़ गए हैं। तो यूके की इकोनॉमी देखो अभी के लिए लग रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। आप देखोगे इन द फ्यूचर यूनाइटेड किंगडम में जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये भी आपको गिरता हुआ दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। बट हमारे सामने अभी एक और टारगेट है कि हमारे देश में जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको हम इम्प्रूव करें, उसमें बहुत अभी गुंजाइश है। तो कोटक साहब ने यहाँ पर गलत बात नहीं करी, सही बात कह रहे हैं कि जश्न में हम ये ना भूल जाएं कि अभी भी बहुत कुछ अकॉम्प्लिशमेंट करना बाकी है। ओवरऑल हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लोगों के पास ऑप्शंस हो और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल बन पाए ना। वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि गवर्नमेंट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सैंक्चुअरी, ये कहाँ पे सेटअप की जाएगी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, लद्दाख में हम सेटअप करेंगे देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म। ये भी काफी हद तक न्यूज पे है, इसको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी सर प्रशांत की, और सर प्रशांत ने बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं, क्योंकि इस वक्त भाई अगर 5th पर चली गया तो भाई आने वाले दिनों में भी देखना आपके इंडिया आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल भाई ये राइट बात है, यही हम बोल सकते हैं। तो चलो खैर, अच्छी अचीवमेंट की है, लेकिन पहली बात तो मुबारक भाई देनी चाहिए इंडिया को या पाकिस्तान को।
दोनों को देनी चाहिए, दोनों ही भाई अच्छे खेले हैं। मैच भाई अच्छा हुआ है और बहुत क्योंकि टफ मामला था भाई। मामला था एक साइड पर, कभी इधर जाता था कभी इधर, लेकिन बॉलिंग उसने अच्छी की है, बॉलिंग का कोई कसूर नहीं है, लेकिन हार जीत होती रहती है। अब फाइनल में जैसा कि इरफान पठान ने भी ट्वीट किया था ना कि फाइनल में संडे को देखेंगे, उनको भी एक यकीन है कि इंडिया और पाकिस्तान ही फाइनल खेले। सही है और ना, एक इंटरेस्टिंग मुकाबला फिर देखने को भाई ऐसे ऐसे हार्ट कर रहे थे यार, लास्ट बहुत मुश्किल वर्ल्ड से कप भाई। में जिस तरह इंडिया साइड पे गया था तो उस वक्त मजा ही खत्म हो गया था बिल्कुल। देखने का। तो इस दफा अगर पाकिस्तान पीछे चला जाता तो फिर भी कोई मजा नहीं आना था एशिया कप का। चलो वीडियो भी अब एक देखेंगे। वो गेम ही रखना चाहिए, मजा आया इंडिया वैसे ने मैच काफ़ी अचीवमेंट किया है। और वीडियो की बात रही तो भाई वीडियो तो रात को भी हम बना रहे थे, इंडिया की तारीफ ही भाई कर रहे थे कि ये एक बहुत अचीवमेंट है देखा जाए तो इस भाई इंडिया की, क्योंकि पहले आप देख लें उनके लीडर उनको बातें भी करते थे कि इंडिया से ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज उन्होंने अपने हार्ड वर्किंग की वजह से बहुत कुछ अचीवमेंट कर रहा है, एक अपनी मेहनत के बदौलत पर। बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल। और दुनिया को भाई उन्होंने हैरान भी कर दिया। अब यूके देख लो, चाइनीज़ के मैंने काफ़ी आज एक उनके एंकर जो ट्विटर पर थे उनकी काफ़ी मैंने इस टॉपिक पर पोस्ट देखी है। बिल्कुल, असल में बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि आगे उनके सामने जो है ना वो दो कंट्री नज़र आ रहे हैं, जिसमें जापान और जर्मनी है। 2019 तक 29 तक उनका भी टारगेट है कि हम उसको भी जो है ना वो थोड़ा सा आगे उससे भी आगे निकले। हम जो है ना वो 5th से जो है ना वो 3rd पे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। अब बिल्कुल रहमान की बात ठीक है कि लीडर ठीक है, लीडर तो एक आप कैसे जैसे कह ले एक छतरी जो है ना वो मुहैया करता है, तो अंदर से जो है ना वो जो काम करना होता है वो वहाँ के लोगों की मेहनत होती है उसमें। ठीक है, लीडर की भी होती है, लेकिन लोगों की जो है ना वो कोऑपरेशन के साथ इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो बिल्कुल सरप्रशांत ने एड पे बहुत अच्छी बात की है, जो उदय कोटक साहब के ऊपर जो है ना वो लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने लगाने के लिए। जिस तरह आईफोन जो है ना वो 14 उसका भी जो है ना वो जिस तरह यहाँ पे शुरू हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जिस तरह अपना ये एक कैरियर बनाया है। लेकिन इंडिया के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कवर भी की हैं, इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें कवर भी की हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको उस चीज़ के हवाले से। बिल्कुल भाई, बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआ है कि ज़रूर आगे जाए इंडिया भाई। खुशी होगी आए तो कम से कम चलो एक देखा जाए चाइना भी काफ़ी एक मतलब उनका भी एक फ्यूचर में काफ़ी नहीं वो बहुत आगे निकलने वाला है चाइना जो है ना वो। जिस तरह सरप्रशांत की वीडियो उठाने का मकसद भी यही होता, कल भी हमने बनाई है इसके ऊपर, ये नहीं कि नहीं, लेकिन जो पॉइंट इन्होंने क्लियर किए ना ये बहुत अच्छे उन्होंने किए। बिल्कुल भाई, इन पॉइंट्स की ज़रूरत में बहुत आगे निकल रहा है। लेकिन ठीक है, अगर इंडिया 3rd पे आता है तो इसमें भी कोई शक नहीं है। UN की सीट के ऊपर अगर बात करें तो वो एक ज्यादती हो रही है इंडिया के साथ, होनी चाहिए इनके हाथ में कुछ मामला छिड़ा हुआ था। हाँ, देखें भाई अभी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।